हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक नया अध्याय प्यारे नन्हे बेटे को पाठ का हिंदी अर्थ और इस पाठ का कवि के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही इसी वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बताने वाला हूं। यानी आज के इस वीडियो में हम सभी लोग इस पाठ का पूरा जितना भी चीज़ें हैं उसको एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं। यही उनका फोटो है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में। इनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ था। इन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी की। फिर उसके बाद निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार के रूप में काम किया था। यानी इनकी वृत्ति की बात करेंगे तो वृत्ति में इन्होंने दो काम किया। एक तो निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 यानी 2 वर्ष तक जो है इन्होंने निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में काम किया। फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी किए थे। इनके सम्मान की बात करेंगे तो रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार इनको 1992 में दिया गया। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में इनको दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इनकी कृति की बात करेंगे तो कृति में कहा जा रहा है कि पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में प्रकाशित। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में प्रकाशित। अतिरिक्त नहीं 2001 में प्रकाशित। सभी कविता संग्रह यानी जितने भी ये रचनाओं का नाम था ये सभी हमारा कविता संकलन था यानी कविता था। और इन कविता में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रचना है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये इम्पोर्टेंट रचना, इसको हमें ध्यान में रखना है, जिसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सभी उपन्यास थे। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय ये इनकी कहानी संग्रह था। तो पेड़ पर कमरा VVI इनका रचना है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। और उसके बाद ये याद रखना है नौकर की कमीज, ये भी उपन्यास को हमें ध्यान में रखना है कि नौकर की कमीज ये उपन्यास था और पेड़ पर कमरा इनकी कहानी थी। इसके बाद इनके अगर विशेष की बात करेंगे तो विशेष में कहा जा रहा है कि उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद। इतावली भाषा में कहा जा रहा है कि इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका था। ठीक, ये याद रखना है कि इतावली भाषा में इनकी कविता और एक कहानी जो पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ था। तो इनमें ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि पेड़ पर कमरा जो इनकी कहानी थी उसका किस भाषा में अनुवाद हुआ, तो इतावली भाषा में। इतावली भाषा में इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। ठीक, इतावली भाषा में वो अनुवाद हुआ। और उसके बाद नौकर की कमी जो इनका उपन्यास था उस पर मणिकौल नामक व्यक्ति ने क्या किया, फिल्म का निर्माण किया। तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट ये रचना है कि मणिकौल ने क्या किया कि फिल्म का निर्माण किया था। किस उपन्यास पर, तो नौकर की कमीज इनके उपन्यास थे, इस उपन्यास पर उन्होंने फिल्म का निर्माण किया था। तो ये भी आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पाठ के अर्थ को हम लोग समझेंगे। उससे पहले ये देखेंगे पाठ के अर्थ समझने से पहले कि पाठ में आखिर क्या बताया गया है। इसे हम लोग अच्छे से देखना और समझना है कि पाठ में क्या बताया गया है। तो पहले कहा जा रहा है कि यहाँ उनके कविता संकलन वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्यारे नन्हे बेटे को पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है, तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है, वहीं से यह संकलित है, जिसमें कवि ने भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाले थे
और इन्होंने अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाकर अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछते हैं कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहिणी के सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक द्वैध प्रतीकार्थनात्मक ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है। यह हमारा आधार है। तो इसमें मतलब कि हमने क्या किया, कवि को बता रहे हैं कि कवि हमारा लोहा क्या आधार है, कर्म का प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग इस पाठ में मतलब कि लोहा के बारे में देखेंगे। और कवि जो अपनी बिटिया से जो है बेटे को कंधे पर बैठा करके कौतूहलपूर्ण जो है उससे प्रश्न करते हैं कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो ये पूरे पाठ में जो है लोहा के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम लोग एक एक करके अब पाठ के अर्थ को समझेंगे। कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। यानी कवि कह रहे हैं इस पाठ में बताते हैं कि मेरा जो प्यारा नन्हा बेटा है, मैं उसको जब कंधे पर बैठा लेता हूँ तो वो बोलता है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया हूँ, अर्थात ऊंचा हो गया हूँ। तो यह सुनते हैं लेखक, सुन करके वह खुश होते हैं कि मेरा बेटा बोल रहा है कंधे पर बैठाने के बाद कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया हूँ। फिर कवि कहते हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगड़ी, शमशी दरवाजे की सौकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। तो जब कवि जो है अपने बेटे को कंधे पर बैठा रहते हैं, तो कंधे पर बैठा रहने के बाद जब उनकी बिटिया उनके सामने खेलती है तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी बिटिया से मतलब प्रश्न पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो बिटिया झटपट जवाब देगी चिमटा, कलछुल, सिगड़ी, शमशी, दरवाजे में लगे हुए सौंकल यानी कील जो है, ठीक, वो सभी क्या है उसमें लोहा है। तो मेरी बिटिया जो झटपट जो है इसका जवाब देगी। फिर कहेगी बिटिया, रुक कर, वह फिर याद करेगी। बिटिया जो है रुक जाएगी, इतना कहने के बाद फिर याद करेगी कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। यानी फिर कवि कह रहे हैं कि मेरी बिटिया जो है फिर रुक करके याद करेगी और वजह से बतलाएगी कि लोहा जो है, जो लोहा है वो आसपास चारों तरफ है, ठीक ना। और साथ में फिर कहती है कि तना बंधा हुआ बाहर, मतलब कि तन करके बंद करके जो है वो लोहा बंधा हुआ है, और जिस पर इनके भैया की जो है गीली चड्डी सूख रही है। मतलब बांस के दो खंबे हो गए, ठीक ना, बांस के दो खंबे होंगे, उस पर तार बंधा हुआ है और तार पे कहा जा रहा है कि उसके भैया की गीली चड्डी सूख रही है। तो ये जो तार हो गया तार, तो यही तार किस चीज का, लोहा का है। तो वहीं कवि बता रहे हैं कि मेरी बिटिया जो ये भी बताएगी कि जो भैया की गीली चड्डी जिस पे सूख रही है वो तार भी क्या है, लोहा का है, ठीक ना। सेफ्टी पिन भी जो है वो क्या है, लोहा का है। साइकिल भी जो क्या है वो भी लोहा का है। तो सभी जो क्या है वो लोहा का बताया गया है। इसके बाद आगे कहते हैं कि आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, आसपास चारों तरफ देखेगी, ध्यान करेगी, तो सोचेगी कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, और दुबला पतला उसका शरीर है तो हरकत में अपना फुर्ती लाएगी, तेजी लाएगी, और चारों तरफ फिर देखेगी, और कितनी जल्द जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा, और इतना जल्दी वह पहचान जाएगी कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक ना। तब फिर आगे कवि कहते हैं कि मैं याद दिलाऊंगा। मान लो अगर वो याद करेगी पर याद नहीं होगा, तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को कि फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुली, खुरपी, पास खड़ी बैलों के गले में चक्के का बैलों गाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों की गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। तो कवि कह रहे हैं कि जब मेरी बिटिया भुला जाएगी तो मैं उसको याद दिलाऊंगा, अपनी बिटिया को सिखलाऊंगा कि जो फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुली, खुरपी, इन सभी में चीजों में क्या है, लोहा है। ठीक, चक्के का जो पट्टा हो गया बैलगाड़ी का, उसमें भी लोहा है, और बैलों के गले में जो कांसे की घंटी होती है उसमें भी लोहा पाया जाता है। साथ में कवि कहते हैं आगे कि पत्नी याद दिलाएगी। फिर पत्नी को भी कहते हैं कि जैसे मैं अपनी बिटिया को जब सिखला दूंगा तो पत्नी बिटिया को क्या करेगी, याद दिला करके समझाएगी कि बाल्टी जो रखा हुआ सामने है, कुएं में लगा लोहे का जो घिर्री हो गया, कुएं में लगा लोहे की जो घिर्री हो गया, घिर्री, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई वाला डीला, जगह जगह लोहे की टीले। यानी पत्नी जो है अपनी बिटिया को समझाएगी कि बाल्टी हो गया उसमें भी लोहा है, कुएं में लगा हुआ लोहे का घिर्री है वो भी लोहा है, छत पे जो काड़ी डंडी लगा हुआ है वो भी लोहा है, चाकू हो गया, हंसिया हो गया, उनमें भी लोहा है, और भिलाई छत्तीसगढ़ जो
जगह है जो भिलाई छत्तीसगढ़ का जगह भिलाई, वहाँ भी क्या है जगह जगह लोहे की खाने पाई जाती है, यानी चारों तरफ जो है ये शहर में भी क्या है लोहा पाया जा रहा है। तो पत्नी जो है अपनी बिटिया को समझाएगी, याद दिलाएगी। तो इसी तरीके से सर्व घर जो है मिल करके धीरे धीरे सोच विचार करके एक साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। तो सब लोग मिल गए, माता भी और कवि यानी पिता भी और बिटिया भी, इन लोग मिल करके क्या कर रहे हैं अब लोहा को ढूंढ रहे हैं। तो सभी घर मिल करके सोच विचार करके लोहा को ढूंढते हैं कि इस घटना से उस घटना तक की हर वह आदमी जो मेहनत कश लोहा है। जैसे हम लोग हर आदमी जो मेहनत करता है तो मेहनत करने वाला व्यक्ति लोहा के समान है। तो यही कहा जा रहा है कि इस घटना से लेकर उस घटना तक जो है हर आदमी जो मेहनत करता है वो लोहे के समान है। और हर औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली होती है वो भी लोहा के समान है। फिर कभी कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा उस घटना तक। मतलब कि कवि कह रहे हैं कि जो मेरा बेटा मेरे कंधे पर बैठा हुआ है तो जल्दी से वो बड़ा हो जाए, ऊंचा हो जाए यानी कि बड़ा हो जाए, और लड़की जो मेरी है बिटिया वो जब सियानी हो जाए तो उसका दूल्हा जो है वो भी प्यारा मिले। और उस घटना से लेकर इस घटना तक कि हर वह आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत से अपनी श्रम से आजीविका चलाते हैं, जीवन चलाते हैं, तो वो क्या होंगे लोहा के समान है। और हर दबी सताई बोझ उठाने वाली जो महिलाएं हैं वो भी लोहा के समान होती हैं। तो ये हमारा जो है टोटल इस पाठ का हिंदी अर्थ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये हिंदी अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे हम लोग जो है इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अर्थ हम लोग पढ़ लिए, साथ में हम लोग इस पाठ का कवि परिचय भी पढ़ लिए। अब हम लोग एक एक करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम क्या है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता का कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा नंबर की विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ इनका जो है निवास स्थान है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर है कि पिता ने बिटिया से क्या सवाल किया। तो पिता ने बिटिया से सवाल किया कि लोहा कहाँ कहाँ है, मतलब आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार कब दिया गया। अब हम लोग आगे ऊपर पढ़ेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार कब दिया गया। तो 1992 में जो है इन्हें रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार दिया गया था। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न छठा नंबर है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता कहाँ से उद्धत है। यह कविता वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, इस पाठ से या इस कविता से जो ये संकलित है। तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलग कह रहा है अगला नंबर प्रश्न की नौकर की कमीज गद्य की कौन सी विधा है। तो नौकर की कमीज क्या है, तो यह हमारा एक उपन्यास है। ठीक, पेड़ पर कमरा याद रखना है हमें कि पेड़ पर कमरा वो कहानी है, ठीक ना। नौकर की कमीज ये क्या है, उपन्यास है। अगला प्रश्न आठवां नंबर है कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का अनुवाद किस भाषा में हुआ। तो इतावली भाषा में जो एक कहानी संग्रह का अनुवाद हुआ था। तो आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल ने बेटे को कहाँ बैठाया। तो बेटे को जो है कंधे पर बैठाए थे, गोद पे तो बैठाए नहीं थे, माथे पर बैठाए नहीं थे और कुर्सी पर बैठाए नहीं थे, कंधे पर अपने बेटे को बैठाते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 10वां नंबर प्रश्न का वो सही होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल मुख्यतः क्या थे। तो ये प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। तो ये क्या थे, तो प्रोफेसर थे। दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। 11वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 12वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था। तो 1997 में इनको जो दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था।
1920 में कोई पुरस्कार इनको मिला नहीं था, 98 में कोई पुरस्कार मिला नहीं था। तो ये हमारा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो 1999 ईस्वी में जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14वां नंबर है कि लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ? तो लगभग जय हिंद का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। तो 14वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15वां नंबर है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस लोहा उत्पादक केंद्र की बात कही गई? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस लोहा के उत्पादक केंद्र की बात कही गई है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का। भिलाई छत्तीसगढ़ की जगह जगह पे लोहे की टीलें पाई जाती हैं। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है वो लोहे के जगह जगह टीलों का उल्लेख किया गया है। तो अभी तक टोटल हम लोग 15 प्रश्नों को हल किए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही सही हल किया। तो टोटल यही हमारा जो है 15 ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन जो है इन 15 ऑब्जेक्टिव को किए। अब हम लोग आगे जो है इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसमें पहला नंबर सब्जेक्टिव है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया? इसका उत्तर होगा कि बिटिया से उसके पिता द्वारा सवाल किया गया कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? इसका उत्तर होगा कि बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है। उसके आसपास चिमटा, करछुल, अंगीठी, सिकड़ी, ठीक दरवाजे की संकल, कच्चे उसके लगी कीले, जिसमें वह लोहे को पहचानती है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि लोहे की पहचान किस रूप में करते हैं? यही पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि लोहे की पहचान अपने आसपास की वस्तुओं के माध्यम से कराते हैं। उनके आसपास फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ा पट्टा, बैलों के गले में बंधी घंटी के अंदर की गोली आदि वस्तुएं जिनके द्वारा वह लोहा की पहचान कराते हैं। यही पहचान उनकी पत्नी जो है अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से कराती है। यह अपने आसपास उपलब्ध बाल्टी, कुएं की घिर्री, छत्ते की डंडी, उसके पुर्जे, हंसिया और चाकू के माध्यम से लोहे की पहचान उनकी पत्नी कराती है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न चौथा नंबर है। चौथा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहा क्या है? लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा कि पाठ में वर्णित भिलाई बालाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह स्थान लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस आधार पर कह सकते हैं कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। यह मनुष्यों का आधार है, इसलिए इसकी खोज की जा रही है। यह अन्य अर्थ में लोहा के प्रतीक के रूप में, जो कर्म का प्रतीक है, के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की गई है? इसका उत्तर होगा कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता इस घटना से उस घटना तक उक्ति का प्रयोग 2 बार किया गया है। पिता अपनी नन्ही बिटिया से पूछता है कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। पुनः वह उसे लोहे के विषय में जानकारी देता है कि उसकी माँ भी उसे समझाती है। फिर वह सपरिवार लोहा को ढूंढने का विचार करते हैं। अतः बेटी को सिखलाने से लेकर ढूंढने का अंतराल इस घटना से उस घटना तक है। यह सब वह कल्पना के संसार में आ रहा है। पुनः जब उसकी बिटिया बड़ी हो जाती है तो उसके विवाह के विषय में उसके लिए एक प्यारा सा दूल्हा के लिए सोचता है। यहाँ पर पुनः कभी इस घटना से उस घटना तक उक्ति को पुनरुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर है कि अर्थ स्पष्ट करें कि हर वह आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वह औरत दबिश तथा बोझ उठाने वाली लोहा है। इनका अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें यहाँ दिया गया है। तो अर्थ स्पष्ट होगा कैसे? तो इसका उत्तर होगा कि हम व्यक्ति जो मेहनत कश हैं वह लोहा है, वैसे ही हर एक आदमी हर एक औरत जो दबिश सताई बोझ उठाने वाली है वो भी लोहा है। उपरोक्त पंक्ति का विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो श्रम साध्य कार्य करता है, कठोर परिश्रम जिसके लक्ष्य है, वहीं लोहा के समान शक्तिशाली तथा उजारवन होता है। उसी प्रकार बोझ उठाने वाले, दमन तथा शोषण का शिकार होने महिलाएं भी लोहा और शक्ति तथा ऊर्जा के समान होती हैं।
7वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 7वां नंबर कह रहा है कि कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान कराते हुए आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास की गई है, अर्थात अपने आसपास बिखरी वस्तुओं में ही लोहे की पड़ताल की गई है। पहचान की परिधि में जो वस्तुएं आई है वह 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लड़की द्वारा पहचान की गई वस्तुएं पारिवारिक होती है, जैसे चिमटा, कलछुल आदि। कवि द्वारा जिन वस्तुओं का चयन किया गया उनका व्यवहार अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा उन उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में किया जाता है, जैसे फावड़ा, कुदाली आदि। कवि की पत्नी ने उन वस्तुओं की ओर संकेत किया जिनका व्यवहार प्राय महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा जिसे वे घर से बाहर धनोपार्जन अथवा पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु करती है, जैसे पानी की बाल्टी, हंसिया, चाकू आदि। इस प्रकार कवि, उनकी पत्नी तथा बिटिया द्वारा 3 विधियों में लोहे की पहचान की गई है। ये 3 रूप पारिवारिक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय मूल्यों तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही मेहनतकश पुरुष तथा दबी सताई बोझ उठाने वाली महिलाओं के प्रयासों को भी निरूपित करता है। ये 7वां नंबर प्रश्न था। 8वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की क्या पहचान या क्या आवश्यक आशय है? इसका उत्तर होगा कि लोहा कठोर धातु है, यह शक्ति का प्रतीक भी है। इसमें निर्मित असंख्य सामग्रियां मनुष्य के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लोहा राष्ट्र की जीवन धारा है। धरती के गर्भ में दबे लोहे को अनेक यातनाएं सहनी होती है, बाहर आकर भी उसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कवि मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत के जीवन में लोहा के संघर्षमय जीवन की झलक पाता है। उसे एक अपूर्व साम्य का बोध होता है। लोहे के समान मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत का जीवन भी कठोर एवं संघर्षमय है। लोहे के समान ही वे अपने कठोर श्रम तथा संघर्षमय जीवन द्वारा सृजन तथा निर्माण का कार्य कर रहे हैं तथा विविध रूपों में ढाल रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा आंसर है, इसका आप लोग अच्छे से समझिएगा। कहा जा रहा है कि यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, पर यह संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है। इसमें दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि करें, ये प्रश्न कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि यह कविता एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उस परिवार के सदस्यों के जीवन में यथार्थ को चित्रित किया गया है। परिवार का मुखिया बिटिया का पिता लोहा के महत्व को रेखांकित करते हुए अपनी बेटी से पूछ रहा है कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। लड़की प्रत्युत्तर में अपने बाल सुलभ भोलापन के बीच चिमटा, कलछुल, सगड़ी आदि का नाम लेती है। पुनः वह उसे सिखलाती है। वह स्वयं फावड़ा, कुदाली आदि वस्तुओं के नाम से परिचित करते हुए बतलाती है कि उन वस्तुओं में भी लोहा है। माँ द्वारा भी बिटिया को इसी आशय की जानकारी दी जाती है। कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में वो समझती है कि जिसमें लोहा है। इस प्रकार यह कहती एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, किंतु यह वहीं तक सीमित नहीं है। यह आत्मीय संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं बल्कि समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कवि आगे कहते हैं इसी प्रश्न के उत्तर में कि बाह्य संसार की घटनाओं का इस प्रकार पूरा प्रभाव पड़ता है। लोहे की खोज के माध्यम से कवि ने जीवन मूल्यों के यथार्थ को रेखांकित किया है, जिसमें दृष्टि, संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास का अपूर्व संगम है। संसार में संघर्षरत पुरुषों एवं महिलाओं की संवेदना यहाँ मूर्त हो उठी है। जिजीविषा और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति भी युक्ति युक्त ढंग से की हुई है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी का सर्वव्याप्त ठोस होकर भी यह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है। तो ये हमारा 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आखिरी प्रश्न 10वां नंबर है, जो कि इस पाठ का जो आखिरी प्रश्न है। कहा जा रहा है कि बिटिया को पिता सिखलाते हैं और माँ समझाती है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा कि इस कविता में बिटिया को उसके पिता लोहा के विषय में सिखलाते हैं और उसकी बुद्धि का परीक्षा लेते हैं। उससे पूछते हैं कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। नन्ही बिटिया आत्मविश्वास के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर सहज भाव से देती है। पुनः माँ उससे वही प्रश्न पूछते हुए लोहे के विषय में समझाती है तथा कुछ अन्य जानकारी देती है। इस प्रसंग में पिता उसे सिखलाते हैं जबकि माँ उसे इस विषय में समझाती है।
दोनों की भूमिका में स्पष्ट अंतर है। इसका कारण यह है कि यह प्रायः देखा जाता है कि पिता द्वारा अपने बच्चों को सिखलाया जाता है और किसी कार्य को करने की सीख दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है। माँ द्वारा उन्हें स्नेह भाव से किसी कार्य के लिए समझाया जाता है। तो यह हमारा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो इस पाठ का हमने टोटल चीज आज एक ही वीडियो में कवर किया। इस पाठ का कवि परिचय, पाठ का हिंदी अर्थ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को हमने एक ही वीडियो में देखा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।